तो आज बच्चों हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन से संबंधित बात करेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। एक्चुअली पहली एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा खास बेसिक नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। एक बच्चों आपकी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और एक यूक्लिड डिवीजन लीमा, इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर सीधे ही आपकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा बेसिक हम बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं बच्चों। तो ये बेसिक की हम बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे चैनल की बच्चों ये खासियत रहेगी कि जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी, जिससे कि आपको जब एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी समस्या उसमें ना आए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम कराने वाले हैं बच्चों। 2022 में आपको 90+ मैथ में दिलाने वाले हैं बच्चों। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम पहली एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है बच्चों। क्या होती है? थ्योरम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लीमा के नाम से भी हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से हम बच्चों इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है बच्चों? तो ये बच्चों आपने पढ़ रखी है, आप लोग इस चीज को जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी इसका नाम नहीं सुना है और इस कॉन्सेप्ट को आपको किसी ने बताया भी नहीं है। ये क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? आइए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। आपने बच्चों बचपन में भाग बहुत दिए होंगे, ठीक है, डिवाइड बहुत ज्यादा किए होंगे। तो डिवाइड जब हम करते थे तो वहां पर बच्चों हम 4 चीजों से खेलते थे। एक तो वो संख्या जिससे हम भाग देते थे, एक वो संख्या जिसमें हम भाग देते थे, एक तो वो जिससे भाग दे रहे हैं, एक वो जिसमें भाग दे रहे हैं। और जिससे भाग देते थे और किसी संख्या में भाग देकर हमें वहां पर एक भागफल मिलता था और एक हमें शेषफल मिलता था। ठीक है, तो 4 चीज हो गई ना, एक तो जिससे भाग दे रहे हैं वो, एक जिसमें भाग दे रहे हैं वो, और एक भागफल और एक शेषफल। ये 4 चीजों से मिलकर ही बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता है। ठीक है, कैसे बच्चों? देखिए, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये होता क्या है बच्चों? ये होता है बच्चों a बराबर BQ प्लस R। अब ये a बराबर BQ प्लस R क्या है? देखिए इधर समझते हैं साइड में। आपने बचपन में भाग दिए होंगे ऐसे करके, तो जो अंदर संख्या लिखी होती है उसको हम बच्चों a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a। और यहाँ पर जो भी नंबर होता था जिससे हम इस अंदर वाली संख्या में भाग देते थे उसको बच्चों हम बोलते हैं b। क्या बोलते हैं? b। और इससे इसमें भाग देकर यहाँ पर जो भागफल आता था उसे हम बच्चों बोलते हैं q। और लास्ट में बच्चों जो शेषफल बचता था उसे हम बोलते हैं बच्चों r। यानी कि a बराबर BQ प्लस R। इन चारों से मिलकर एक फॉर्मूला बनाया गया और उस फॉर्मूले को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R के नाम से बच्चों जानते हैं। तो समझ में आया? आप ये चीज बहुत दिन से करते आ रहे हैं, बट आपको इतनी डीपली इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बट यहाँ पर डीपली नॉलेज भी दी जाएंगी और सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया जाएगा। यानी कि अगर आपका 70 नंबर का पेपर हो जाएगा बच्चों 2022 में, 70 में से 70 नंबर अगर आप करके आएंगे, अगर मेरे साथ अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको रेगुलर क्लास 10th की बच्चों वीडियो प्रोवाइड होने वाली हैं सुबह 8 बजे। आप कहेंगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा सभी लोग, तो हो सकता है हम वीडियो का टाइम भी चेंज कर दें, लेकिन फिलहाल आपको सुबह 8 बजे वीडियो प्रोवाइड होने वाली है क्लास 10th की। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए a बराबर BQ प्लस R। ये जो a होता है इसे हम बोलते क्या है बच्चों? ये जो a है इसे हम बोलते हैं बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य। जिसमें भाग दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इस जिससे भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पर जो निकल के आता है, मतलब जितनी बार भाग जाता है उसे हम
भागफल के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या? भागफल। और लास्ट में जो बचता है उसे हम शेष फल के नाम से बच्चों जानते हैं। तो आपने ये हिंदी वाले नाम तो पढ़े होंगे, ठीक है। ए बराबर, और सबसे ज्यादा आपने जो सुना होगा वो दो चीज सुनी होंगी, भागफल और शेषफल। ये नाम भी आपने कम सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और आपको बहुत नई चीजें मालूम पड़ने वाली हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हम नई मैथ के अंदर बताने वाले हैं और आपका मैथ जो है ना बहुत हाई लेवल पर पहुंचा देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, जिसमें भाग देते हैं उसे हमेशा भाजक बोला जाता है, जिससे भाग देते हैं उसे हमेशा जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोला जाता है, और जिससे भाग देते हैं उसे हमेशा भाजक बोला जाता है, और जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल, और लास्ट में जो बचता है उसे शेष फल के नाम से हम बच्चों जानते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ए क्या है, ए है हमारा भाज्य, और ये बी क्या है बच्चों, भाजक, क्यू क्या है बच्चों, भागफल, और आर क्या है बच्चों, शेषफल, ठीक है। तो इन चारों से मिलकर जो फॉर्मूला बनता है उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये ए क्या है, ये अंदर वाली संख्या है, बी जिससे भाग दे रहे हैं, क्यू जितनी बार भाग गया है, आर जितना शेषफल बचा है। अगर हमें बी पता है जिससे हमने भाग दिया है, हमें क्यू पता है जितनी बार भाग गया है, हमें शेषफल पता है जो हमारा लास्ट में बचा है, तो अगर ये तीन चीज मुझे मालूम है तो मैं इस संख्या को पता कर सकता हूं जिसमें हमने भाग दिया है। जैसे मुझे ये नहीं पता यहाँ पे कितनी संख्या है जिसमें हमने भाग दिया, तो मैं कैसे पता करूंगा? अगर मुझे ये तीन चीजें पता हैं तो ए बराबर फॉर्मूला लगा दूंगा बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों। देखिए, और यहाँ पर बच्चों ये जो शेषफल बचता है, ये जो शेषफल होता है बच्चों, जो आर होता है, ये हमेशा बच्चों जो आर की वैल्यू होती है ये हमेशा बच्चों जीरो से बड़ी या बराबर होती है, और बी से हमेशा ये छोटी, बी से हमेशा बच्चों ये क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। यानी आपने कभी भी जब भाग दिए होंगे बचपन में तो आपने अभी तक एक चीज को नोटिस किया होगा, हमेशा जो शेषफल बचता है वो शेषफल जो होता है हमेशा जिससे हम भाग देते हैं हमेशा उससे ये छोटा बचता है। ऐसा आपने कभी भी अपनी लाइफ में अभी तक भाग दिए होंगे तो कभी भी ये नहीं देखा होगा कि ये जो शेषफल है जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक से, ये छोटा हो, ये छोटा कभी ये बड़ा हो या बराबर भी हो, ना तो ये बड़ा होता है और ना ही ये बराबर होता है। हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए जो आर है वो बी से हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे छोटा दिखाया है। और जो हमारा शेषफल है वो दो चीज बचती हैं, या तो शेषफल यहाँ पे धनात्मक बचेगा या शेषफल यहाँ पे जीरो बचेगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो शेषफल है कभी भी नेगेटिव बचे। कभी आपने शेषफल नेगेटिव बचते हुए देखा है? नहीं, शेषफल यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं बचता है, या तो धनात्मक मिलेगा या जीरो मिलेगा, जीरो से बड़ा मिलेगा या जीरो के बराबर मिलेगा, जीरो से छोटा कभी भी शेषफल यहाँ पर नहीं बचता है। इसीलिए हमने आर को जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, जहां ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। जहां आर की जो वैल्यू होती है शेषफल की वो हमेशा भाजक से छोटी होती है, और जो आर होता है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज क्या है, ठीक है, इस थ्योरम को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों बोर्ड परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे देते हैं और कहते हैं कि इन दो धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करो। तो बच्चों बस, तो इसीलिए इस थ्योरम को हमने पढ़ा है। इस थ्योरम की सहायता से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है बच्चों। क्या ज्ञात किया जाता है? HCF, ठीक है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज क्या है? दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए इस थ्योरम का बच्चों, इस प्रमेय का, इस एल्गोरिथम का बच्चों यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कैसे ज्ञात करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा।
नोट आप यहां पे लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, इसे हम शॉर्ट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट डाल के आप कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बात मैं आपको पत्ते की बता दूं, अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है, पहला चैप्टर और पहला ही वीडियो है। तो जितनी भी मैं आपको फॉर्मूले कराऊं चैप्टर में एक्सरसाइज वाइज, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, तो आप उनको बच्चों नोट जरूर कर लीजिएगा। एक कॉपी बना लीजिएगा बच्चों फॉर्मूले की, और उसमें साथ के साथ चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, और डेली फिर उस कॉपी को बच्चों पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जितने भी क्वेश्चन हुआ करें अपने हाथ से निकालने की आप कोशिश किया करेंगे। पहले हम कराएंगे यहाँ पे सॉल्व, आप समझेंगे, फिर खुद के हाथों से निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका मैथ जो है वो और भी ज़्यादा बच्चों मजबूत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है बच्चों। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों दो संख्याएं हैं, ये आप हटा देते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चों हमारे पास मान लीजिए दो संख्याएं, एक मान लीजिए है आपके पास 28 और एक मान लीजिए आपके पास है 3। ठीक है भाई, या फिर ऐसा कर लीजिए, कुछ और ले लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो दो स्टेप में खत्म हो जाएगा सवाल, थोड़ा बड़ा सा ले लो। जैसे मान लीजिए 84 है, ठीक है, और आप एक संख्या 84 हो गई और एक संख्या आप ले लो बच्चों 5। ठीक है, और आपको 84 और 5 का 84 और 5 का बच्चों HCF निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। आइए मैं आपको बताता हूं बच्चों। ठीक है, देखिए यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये 84 है और ये 5 है। तो हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम भाग देते थे बच्चों, तो जो दो संख्याओं में अगर हम भाग, दो संख्याएं में दे रखी हैं और एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है, तो हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो अंदर लिखी जाती है, जिसमें भाग देते हैं वो अंदर लिखी जाती है, जिससे भाग देते हैं वो बाहर लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे, और उस रफ कार्य को देखकर हमें कुछ लैंग्वेज लिखनी है, जिस पर हमें बोर्ड परीक्षा में नंबर मिलते हैं। अगर आपने लैंग्वेज को लिखना ढंग से समझ लिया तो फिर मान लीजिए कि आपका आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए बड़ा कौन सा है बच्चों, तो बड़ा है 84, तो 84 को लिखेंगे अंदर और 5 से देंगे भाग। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 80 जो 4 है वो बड़ा है 5 से, तो क्या करेंगे 84 को लिखेंगे अंदर। ये बच्चों रफ कार्य है, क्या रफ कार्य, आपको पेपर में इसे नहीं करना है, इसीलिए तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको देख देख कर हम यहाँ पर जो एक लैंग्वेज लिखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में हमें लिखनी है, उसको लिखने में हमें बहुत जो है सरलता मिल जाती है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 84 में भाग दो 5 से भाग दो भाई, तो 5 से भाग देंगे 8 में चला जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 3 बचा, फिर उतार लिया 4, फिर 5 6 30 हो गया बच्चों, और शेष बचेगा यहाँ पे 4 बच गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, हम जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं ए, जो बी बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे ए बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे क्यू बोलते हैं, जो लास्ट में बचता है उसे आर शेषफल बोलते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो आर का मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है। देखो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और ये बी से यानी 5 से क्या छोटा है। और फिर मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो आर का मान होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जो आर का मान है वो 4 है, इट मीन्स कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो क्लियर ना। तो अब देखिए यहाँ पर HCF क्या हो गया, हमने 5 से भाग दिया 84 में, ठीक है,
और हमारा 16 बार गया और शेषफल बचता है 4। लेकिन क्या यहाँ पे शेषफल 0 आया कि सर नहीं, शेषफल 0 नहीं आया। तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से भाग देंगे अब इसमें, और जब तक भाग देते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो भाई यहाँ पे 4 बचा, लेकिन 4 तो 0, 4 यहाँ पे शेषफल 0 बचना चाहिए था, शेषफल 0 तो नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, जो पुराना भाजक था हमारा, अब उसको हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। यानी जिससे हम भाग दे रहे थे अब उसमें भाग देंगे, और किससे भाग देंगे, जो शेषफल बचा है उससे। ठीक है, अब 4 से भाग दो 5 में, और ये भाग देना कब तक है, जब तक शेषफल 0 ना बच जाए। क्लियर। तो 4 से भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4, शेषफल बचा कितना 1। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर भाग दो। अब किससे भाग देंगे, जो पुराना भाजक है इससे। किससे भाग देने वाले हैं, इसमें भाग देंगे किससे, नए शेषफल से। तो अब 4 में भाग देंगे 1 से, तो 1 चौका 4, शेषफल आ गया प्यारे 0। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही हमारा शेषफल बच्चों 0 आ जाए, जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाए, तो बस अब ये देखिए बच्चों कि हमने यहाँ पे सबसे पहले भाग दिया था 5 से। ठीक है, 5 से भाग दिया था, नहीं दिया था, दिया था सर। तो 5 से भाग देने पर क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर ये जो 5 से भाग दिया है ये 5 HCF नहीं होगा, क्योंकि HCF वो होता है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। तो हमने अब 5 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया, 4 आया। तो फिर अब 4 से भाग देंगे इसी पुराने भाजक में, तो 4 एकम 4, शेषफल बचा 1, क्या 0 आया, नहीं आया। तो फिर ये 4 भी अब HCF नहीं है। अब बचा क्या, 4 बचा, शेषफल बचा 1। अब 1 शेषफल बचा, 0 बचना चाहिए था, नहीं बचा। तो अब 1 से भाग देंगे इस पुराने वाले भाजक में, यानी 4 में, और 1 चौका 4, और 4 में 4 के घटाने पे क्या आ गया, 0। तो अब ये बताइए 0 लाने का जिम्मेदार कौन है, भाई हमने 5 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया। 4 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया। 1 से भाग दिया, शेषफल 0 आ गया। तो बस 0 लाने का जिम्मेदार कौन है, तो 0 लाने का जिम्मेदार है ये 1। तो ये 1 ही बच्चों HCF हो गया, किसका, 84 और 5 का। ठीक है, जिससे भाग देने पर, जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, वही भाजक उन संख्याओं का HCF कहला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो HCF है वो क्या हो गया, HCF आपका 1 हो गया। ये हमने रफ वर्क कर लिया साइड में पीछे। अब पेपर में हमें कैसे लिखना है, और इसी लिखने पर हमें बोर्ड परीक्षा में बच्चों नंबर मिलेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पर आ जाइए, ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 84 बड़ा है किससे, 5 से। तो अब इसमें बड़ा कौन है, 84, 84। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 84 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए यहाँ पे आप, क्या, प्रमेय का, की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए। ये किसी संख्या को, किसी भी संख्या को a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया जाता है। और जिन इन दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए जो यहाँ प्रोसेस यूज हो रहा है, जो यहाँ तरीका यूज हो रहा है, उस तरीकों को हम बोलते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब देखिए 84 को हम विभाजन प्रमेय की सहायता से कैसे लिखेंगे। देखिए ये एक तरीके से 84 क्या है बच्चों, A है, और भाग दे रहे हैं हम 5 से, तो ये B है। कितनी बार जा रहा है, 16 बार, तो ये Q हो गया। और शेषफल कितना आया था, 4, तो ये R हो गया।
तो हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन a की जगह क्या है बच्चों 84 बराबर a बराबर बी क्यू, b क्या है बच्चों 5, q क्या है बच्चों 16 और प्लस r कितना आया बच्चों 0,4। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने 84 को क्या लिखा 5 × 16 + 4, जो कि 16 पंजे 80 और 4 84, तो वही 84 मिल रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम 84 को इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा एचसीएफ आ गया, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया तो फिर वो एचसीएफ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r बराबर कितना है 4 है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल है वो 4 आया है 0 नहीं। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, अब किसको लिखेंगे बच्चों, जिससे हम भाग दे रहे थे अब उसको लिखेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 5 को लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे बच्चों 5 को, 5 क्या हो गया, अब ये नया a हो गया, और जो r था अब वो नया b हो गया, क्योंकि 5 में भाग दे रहे हैं 4 से, तो ये 5 जो है भाज्य हो गया, 4 भाजक हो गया, और ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। तो अब लिखेंगे बच्चों 5 को लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो a यानी कि 5 बराबर b यानी कि 4, q यानी कि 1 और प्लस r कितना बचा बच्चों 1, लेकिन r का मान यार यहाँ पे फिर 0 नहीं आया, जब तक r का मान 0 नहीं आएगा एचसीएफ नहीं माना जाएगा। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे r बराबर कितना है 1 है, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, अब फिर से किसको लिखेंगे, जो नया भाजक था उसको, तो अब यहाँ पर जो भाजक था वो 4 था, अब 4 को लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 4 को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 4 को, अब देखिए 4 क्या है, 4 हो गया a से 1 से भाग दे रहे हैं तो ये b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। ठीक है, तो 4 बराबर यानी a बराबर b यानी 1, q यानी 4 और प्लस r यानी 0, बस r 0 आ गया, समझ लीजिए हमारा सवाल हो गया। ये हमें लाइनें बना के जब तक लिखनी है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, लेकिन हमारा यहाँ पे शेषफल क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। क्या लिखेंगे, अतः r बराबर 0, तो 84 व 5 का HCF बराबर, भाई हमारा जो शेषफल 0 है वो किससे भाग देने पर आया है, तो बच्चों वो आया है 1 से भाग देने पर, तो ये 1 ही HCF हो गया। भाई 1 से तो भाग देने पर आया है, तो HCF बराबर 1, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम बच्चों जो है इन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से बच्चों। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिएगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब बच्चों कुछ चीजें और हैं, एक इसको और समझ लेते हैं, फिर आपका ये पहली एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये समाप्त हो जाएगा और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना समझ लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। एक तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो मैंने समझाई है वो ध्यान रखिए, जहां पर a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। और जो r का मान होता है किससे बड़ा या किसके बराबर होता है वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, उसे याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ 3 संख्याएं, माना हमारे पास 3 संख्याएं, एक तो मान लीजिए 2p है, एक 2p + 1 है, एक 2p + 3 है, और जहां q क्या है बच्चों, q बराबर है p बराबर p है ना, हाँ p बराबर
P बराबर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, 2p, 2p+1 और 2p+3। और जो यहाँ पर जो p है, ये p क्या है? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों ये जो p है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम p की जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लगा सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कोई पॉइंट की संख्या नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है, तो बच्चों ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये बच्चों, तो इसमें हम p की जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया p बराबर लगाया मैंने 0, तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो p की जगह 0 का 2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों मैं गुणा करूंगा 2 से तो ये 0 से 0 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम यहाँ पे p बराबर मान लीजिए मैंने लगाया 1, तो 1 लगाऊंगा तो 1 का 2p में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर p की जगह 1 लगाऊंगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना? ऐसे ही हम यहाँ पे p की जगह मान लीजिए मैंने 2 लगा दिया, तो 2 को लगाएंगे, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 7। ऐसी मान लीजिए मैंने p बराबर मान लीजिए 3 लगा दिया, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 3 9। ऐसी बच्चों यहाँ पर मैं और भी वैल्यू लगाता जाऊंगा और मुझे नीचे भी और ज्यादा वैल्यू मिलती जाएंगी। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों? हमने देखा यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में अगर हम बच्चों यहाँ पर p की जगह पर बच्चों अगर हम 2 में किसी सम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं बच्चों, किससे? अगर हम यहाँ पर 2 में किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं, अगर हम यहाँ पे हम 2 में किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो बच्चों में सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। देखिए ये 2 था और इस 2 में हमने धनात्मक पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया। p क्या था? धनात्मक पूर्णांक। देखिए पहले 0 लगाया तब भी सम संख्या। भाई 0 एक सम संख्या वैसे होती नहीं है, लेकिन वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। तो विभाजन के आधार पर ये एक सम संख्या मानी जा रही है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। भाई 0 1 2 3 ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और 2 से गुणा हो रहा है तो क्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है। फिर हमने देखा किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा करते हैं और फिर 1 जोड़ देते हैं तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। देखिए 1 3 5 7 ये सब क्या है? विषम संख्याएं। तो एक चीज नई सीखी हमने, क्या? अगर किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा कर दें और फिर उसमें 1 जोड़ दें तो हमेशा हमें क्या मिलेंगी? विषम संख्या प्राप्त होंगी। धनात्मक पूर्णांक क्या है? p, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो क्या मिल रही है? विषम संख्या मिल रही है। फिर हमने सीखा अगर किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दें तो भी विषम संख्या मिलेंगी, और 2 जोड़ दें तो सम संख्या मिलेंगी। यानी हमें 2 तरह की संख्या मिल रही है, सम और विषम। ठीक है, 2 तरह की संख्या मिल रही है, सम और विषम। अगर मैं इसमें से मान लीजिए सम संख्या निकाल लूं तो कौन सी संख्या रह जाएंगी? विषम संख्या रह जाएंगी। अगर मान लीजिए मैंने विषम संख्या निकाल ली तो कौन सी संख्या रह जाएंगी? सम संख्या रह जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 से गुणा करते हैं तो सम संख्या मिलती है, और 2 से गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिलती है, फिर 2 से गुणा करके 2 जोड़ते हैं तो फिर सम संख्या मिलती है, फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ते हैं फिर विषम संख्या मिलती है। ये 2 टाइप की संख्या मिलती है, सम और विषम। सम निकाल लेंगे तो विषम बचेंगी और विषम निकाल लेंगे तो सम बचेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पहली एक्सरसाइज से एक सवाल जरूर बनता है। एचसीएफ निकालने को भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, या 5 नंबर में इस एक्सरसाइज में आगे प्रश्न है जिन्हें मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, वो भी पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लीमा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी बच्चों क्लास 10th की। ठीक है।